इन प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, लगातार रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर जो साइंस का डर बना रहता है वो लगातार सभी के अंदर रहता है। तो आज उसी डर को समाप्त करने के लिए हमने तैयार की है रेलवे रक्षक के नाम से प्यारे मित्रों साइंस की एक स्पेशल सीरीज, जिसमें हम साइंस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं मेथिलीन क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड, क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम बात करें क्लोरोएथेन का जो सामान्य नाम होता है बिनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है मित्र, तो बता देंगे बिनाइल क्लोराइड होता है, जिसका फार्मूला C2H3Cl होता है। यानी हम इस क्लोरोएथेन का जो फार्मूला बात करें C2H3Cl होगा मित्र, आप ये याद रखेंगे। अगर आप सुने होंगे पीवीसी पाइप, पीवीसी प्लास्टिक, तो जो पीवीसी तैयार किया जाता है वो इसी क्लोरोएथेन के माध्यम से तैयार की जाती है। आगे इसमें देखिए आया है नाम क्लोरोफार्म का। क्लोरोफार्म से रिलेट करके बहुत सारे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, सबसे पहले इसके रासायनिक नाम के हम बारे में चर्चा करें तो इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है मित्र, तो ट्राईक्लोरोमेथेन होता है। ये तो क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम हो चुका। अब अगला जो प्रश्न पूछा जाता है ट्राईक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या होता है CHCl3 होता है। क्या मित्र, CHCl3 हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर एक नाम आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि इसका नाम आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला जो होता है CCl4 होता है। क्या होता है मित्र, आप बता देंगे CCl4 हो जाता है। किसका फार्मूला, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। वहीं अगर पूछ लिया जाए मेथिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, किसका मित्र, बता देंगे मेथिल क्लोराइड का। इसको भी आपको याद रखना है, मेथिल क्लोराइड। अगर मेथिल क्लोराइड के फार्मूले की बात करें मित्र तो होता है CH2Cl2। ये होता है मेथिल क्लोराइड का जो फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र होता है, उसका फार्मूला होता है। तो अब इसी क्रम में हमने इसमें चर्चा की क्लोरोएथेन का जो सामान्य नाम है क्या हो जाता है, तो आप बता देंगे मित्र बिनाइल क्लोराइड हो जाता है। तो यानी इसमें हमारा विकल्प बी सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है, उस विधि का नाम बताना है। वो विधि क्या है, तो ऑप्शन दे रखे हैं सापेक्ष प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, स्पिन प्रभाव और मैग्नस प्रभाव। तो क्या कहते हैं मित्र, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारा जो ऑप्शन है दे रखा है मैग्नस प्रभाव। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तो हम याद रखेंगे मित्र हमारा विकल्प डी मैग्नस प्रभाव होता है। तो अब इस मैग्नस प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, मैग्नस प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार या गोलीय ठोस है, मान लीजिए कोई ठोस है, बेलनाकार गोलीय ठोस है, बेलनाकार हो या गोलीय हो, कोई वस्तु तरल में डुबो दिया जाता है, कोई इसमें कोई लिक्विड होगा तरल, उसमें हम डुबो दें, इसको मान लो ऐसे डुबो देते हैं। कोई ये गोलीय या बेलनाकार ठोस हो गया, हमें इसको डुबोना किस में है, तो तरल या लिक्विड में, किस में, तरल में इसको हमको डुबो देना है। अगर हम इसको तरल में डुबो देते हैं मित्र, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ इस तरफ अगर इसमें कुछ गति हो, किस तरह की गति होती है इसमें, तो इसमें गति होती है एंटी क्लॉकवाइज गति होगी। तो इसके जो आसपास है
एक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये जो आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो जो ये बल उत्पन्न होता है इसी को मैग्नेसन प्रभाव कहते हैं मित्र। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहीं से प्रश्न बना है, तरल माध्यम में जब किसी वस्तु कोई वस्तु घूर्णन करती है, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये वस्तु एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही थी, तब इसके आसपास एक बल काम किया, उस बल कार्य किया, इस प्रक्रिया को मैग्नस प्रभाव कह देते हैं। अधिकतर मैग्नस प्रभाव का जो उपयोग मिलता है फुटबॉल में, गोल्फ में, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसमें, टेनिस में, बेसबॉल, ऐसे कई अन्य खेल हैं जिसमें गोल या बेलनाकार कोई वस्तु होती है जिसमें एक काम करता है। अब हम अगले प्रश्न में चलें। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए बाह्य विकिरण थेरेपी निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 131 का, प्लूटोनियम 238 का, हाइड्रोजन 3 का। तो कैंसर के इलाज के लिए जो बाह्य विकिरण थेरेपी का प्रयोग किया जाता है उसमें महत्वपूर्ण नाम आता है, किसका नाम? कोबाल्ट 60 का। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही है? तो हमारा विकल्प जो मित्र सही होता है विकल्प ए सही होगा। और कुछ ऐसी थेरेपी हैं उनके परपेज में अगर हम बात कर लें, कुछ और कौन कौन सी? AS74, इस थेरेपी के बारे में बात करें, AS74 की थेरेपी के बारे में, ये जो आप ट्यूमर की खोज के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर की खोज के लिए AS74 थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और कुछ प्रमुख थेरेपी हैं उनके परपेज में हम भी उसके बारे में बात करें तो एक आता है Na24 यानी सोडियम 24। इसके बारे में बात करें तो जो परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का कहाँ पर? परिसंचरण तंत्र में। जो परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का बनता है उसके लिए Na24 थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आगे एक ऑप्शन इसमें दे रखा है आयोडीन 131 यानी I131। इसके परपेज में बात करें मित्र, I131 यानी आयोडीन 131 के परपेज में हम बात करें, इसका प्रयोग जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अच्छा, आपके लिए आज का प्रश्न होगा, ये जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, इसको आपको बताना होगा। थायराइड ग्रंथि में कैंसर का इलाज करने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए I131 यानी आयोडीन 131 थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। एक आती है थेरेपी यानी एक प्रयोग कार्बन 14 का जो प्रयोग किया जाता है कार्बन काल निर्धारण में, यानी कोई कुछ भी हो सकता है जिसका टाइम पीरियड हमें बताना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यानी कार्बन काल मतलब समय निर्धारण के लिए कौन सी? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो यानी हमने चर्चा की कैंसर के इलाज के लिए बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प ए सही होगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम करते हैं मित्र। तो आगे हम अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आज का, किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? अगला दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है टिनोफोरा, फिलेंटेरेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथीज। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो मित्र हम इसमें बात करने वाले हैं, इसमें कौन सा होगा? हमारा विकल्प सी सही होगा, पोरीफेरा के बारे में। कौन सा मित्र? पोरीफेरा। यानी पोरीफेरा के सदस्य जो होते हैं आमतौर पर इन्हें स्पंज कहते हैं। अगर हम इसके कुछ और लक्षणों की बात करें, इसमें जो प्रमुख लक्षण हैं, ये बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टानों पर पाए जाते हैं। इनके शरीर पर ऊतक नहीं होते,
इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अच्छा, ये पुनरुद्भवन क्या होता है? मान लीजिए कोई, जैसे आप देखे होंगे छिपकली का कोई अंग कट जाता है तो क्या हो जाता है, वो अंग पुनः कुछ दिनों में विकसित हो जाता है। जो इस तरह से विकसित अंग हो जाते हैं उसी क्षमता को पुनरुद्भवन क्षमता कहते हैं। आगे हम बात करें, इनमें भोजन का पाचन जो होता है, जो इनकी अंतः कोशिकाएं होती हैं उनमें हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलें। इसमें हमारा विकल्प ए सही रहा। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी हैं? सीलिया है, कशाभिका है, सेंट्रोसोम है या राइबोसोम है? तो कौन सी है मित्र? तो जिन साथियों को पता है वो कमेंट जरूर करेंगे मित्र। आपके कितने प्रश्न सही होंगे वो भी कमेंट करके हमें बताएंगे। तो कौन होता है? तो हम बता देंगे मित्र, सेंट्रोसोम होती है। यानी कौन सा विकल्प? हमारा विकल्प सी सही होने वाला है। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कोशिकांग में पाई जाने वाली जो दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं उन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, वह सेंट्रोसोम है। आगे हम बात करें, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। राइबोसोम की अगर हम बात करें, राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज पायलेट ने की। जॉर्ज पायलेट ने कब? 1955 ईस्वी में की थी। आप ये याद रखेंगे। राइबोसोम की खोज किसने? जॉर्ज पायलेट ने 1955 में की थी। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ें तो हमारा आज का अगला प्रश्न, एक कोशिका तथा कार्योत्तक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सशक्तता, सूक्ष्म प्रवर्धन, उत्परिप्रजनन और कायिक संकरण। तो इसमें कौन सा विकल्प? विकल्प ए सही होगा, पूर्ण सशक्तता। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हम आज का हमारा अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता निम्नलिखित में क्या प्रभावित करता है? तो क्या प्रभावित करता है? तो हम बताएंगे मित्र, परिक्रमण, संक्रमण या संकरण या क्रिस्टलीकरण। तो आप बता देंगे मित्र, हमारा विकल्प कौन सा? विकल्प सी संकरण होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता को संकरण प्रभावित करता है। अगर हम बात करें इस संकरण होता क्या है, तो कोई परमाणु लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा और आकार के नए कक्षक बनाते हैं। इसमें क्या होगा मित्र? कोई भी परमाणु है, परमाणु में समान ऊर्जा जिसमें इक्वल एनर्जी रहे और उसी के कक्षक के बराबर जब ये सब मिलकर एक नया कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं मित्र। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? कर्तन तनाव, जलीय तनाव, अनुदैर्ध्य तनाव और आयतनिक तनाव। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम बता देंगे मित्र, इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा आयतनिक तनाव, यानी विकल्प डी सही होगा। जलीय दाब द्वारा आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है, ये आप याद रखेंगे। जल की बूंद आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब पूछ लिया जाए एक प्रश्न, जो जल की बूंदें होती हैं वो गोल किस कारण होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। आगे हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान कहलाता है। क्या है मित्र? जो प्रकाश है, प्रकाश में विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है, ये आज हमें बताना है। जिसके ऑप्शन रहे सीमित, थ्रेशोल्ड धारा, संतृप्त धारा,
अधिकतम धारा या असंतृप्त धारा। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो हमारा जो विकल्प सही होने वाला है मित्र, विकल्प बी, यानी कौन सी धारा? तो आप बता देंगे मित्र, संतृप्त धारा। इसको आप याद रखेंगे। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान संतृप्त धारा कहलाता है। तो इस बिंदु पर याद रखेंगे, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाएगा? संतृप्त धारा कहलाएगा। तो आज की क्लास में मित्र इतना ही। हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और मित्र अपने भाई बहन मित्रों में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें। एक जो रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर साइंस का डर है उसको हम ख़त्म कर देंगे। पेपर तक कम से कम 60 क्लासेस होंगी। आप उस 60 क्लासेस लेकर जाएंगे ना मित्र, तो आपको रियली में लगेगा कि वास्तव में साइंस हमने बहुत अच्छा किया है। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।